This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर जनाबे वाला आज हम गुफ्तगू करेंगे उनमें से जो सबसे सर फहरिस्त है वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हमारा ग्रोथ का टारगेट या जो ग्रोथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2016 में यानी फाइनेंशियल ईयर में। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि अहमियत रखती हैं। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। बात हमने शुरू की थी अभी आगाज़ में, आपको मौजू बतलाया था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और इसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, उनका तारुफ़ कराता चलूँ। जनाब शाहिद जावेद कुरैशी साहब, मारूफ़ सनतकार और ताजिर, और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पाक मलेशिया फ्रेंडशिप के जो है एसोसिएशन के ये सदर भी हैं, रुए रवां भी हैं, और दीगर और जो अहम जो ताजिर तंजीमें हैं उनके अंदर अहम ओहदों पर फाइज़ भी रहे हैं। और बिलखसूस इनका सब्जेक्ट जो है वो यूटिलिटीज़ होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके ऊपर मैं इनके साथ बहुत बहस करता हूँ। आज भी बहस होगी, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हिंड्रेंस बन रही है जनाब वाला वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, जिसका एक कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली यूटिलिटीज़ चार्जेस और एग्जॉर्बिडेंट एनर्जी कॉस्ट से रिलेटेड है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो LSM का हमारा जो एक, जैसे भी आप तसव्वुर कर लीजिए कि एक परसेंटेज ग्रोथ हम देखना चाह रहे हैं इन ऑर्डर फॉर अस टू अचीव 5+ % GDP ग्रोथ, वो आपके ख्याल से क्या अचीव हो पाएगा आजकल के हालात में? देखिए, मैंने पहले भी आपके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स में ये डिस्कस किया है कि ये उस वक्त अचीव हो सकता है जब गवर्नमेंट इसके लिए स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को फोकस करे। अच्छा। और उसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करे। और जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको जब तक फोकस नहीं करेगी, छोटी छोटी सनतों को फ़रोग नहीं देगी, उनको लोन्स नहीं देगी, उनको बेनिफिट्स नहीं देगी, तो जब तक मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है। और अभी जो भी हालात हैं इस वक्त, जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कर रही है, लेकिन उसके हवाले से अगर आप कहें कि बाहर से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पे GDP ग्रोथ जो है वो बढ़े, तो वो अभी मुमकिन नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि जो आपकी पहले छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी मूव हो चुकी हैं यहाँ से। मैंने बताया था 2 लाख लूम्स जो हैं वो शेखुपुरा से, साहिवाल से और लाहौर से, फैसलाबाद से, गुजरावाला से सारी शिफ्ट हुई थी बांग्लादेश जी। और उसके बाद भी आप देखें कि कोई बड़ी सनत यहाँ पे लगी नहीं है। छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को भी फ़रोग देने के लिए अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी कोई खातिर खा अभी फ़ायदा नहीं हुआ, ना नज़र आया है। एक नंबर पढ़ दूँ आपके लिए जी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.89% इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2015-16। ये आपका जो फिस्कल ईयर है उसके 6 माह के अंदर आपने 3.89% इजाफा दिखाया है। इस 3.89% इजाफे के साथ बच्चा जो है वो पर्चा पास कर जाएगा या नहीं? नहीं, इसमें ये देखें, ये तो इनका जो स्टेटिस्टिक्स है या जो ये उसमें गेम खेलते हैं अपना फिगर्स में, ये एक्चुअल वो चीज़ है। बेसिकली जो चीज़ नज़र आनी चाहिए वो बिज़नेस कम्युनिटी को नज़र आनी चाहिए। फ्यूचर में तो उसको बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन अभी अगर आप 15 और 16 की बात करते हैं तो मुझे अभी ये फिगर्स का जो है वो गेम नज़र आ रहा है। उसमें खातिर खा कोई ना एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी है, ना आपके टारगेट अचीव हुए हैं, ना इनकम टैक्स के टारगेट अचीव हुए हैं टैक्सेस के हवाले से। वो जब होंगे जब आप जो एक आपका जो नॉन टैक्स पेयर है उसको आप लेके आएंगे, बैंकों से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को लोन देंगे। अभी तो बैंकों से कोई लोन भी नहीं ले रहा है ना,
बैंक ने इंटरेस्ट रेट नीचे भी ले आए हैं काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लोन नहीं ले रहे हैं। कोई आपको छोटी इंडस्ट्री भी नहीं लग रही है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं, ये इनका जो अभी इन्होंने स्टेटिस्टिक्स बनाई है उसमें इसाक डार साहब माहिर हैं इन चीज़ों में, लेकिन ये है कि वो अभी मुझे नहीं लगता कि ये जितनी GDP आप कह रहे हैं कि उसमें वो बढ़ पाएगी। सर सुने तो मैं आपको ग्रोथ फिगर्स बताता हूँ। मेजर सेक्टर्स दैट शोड ग्रोथ ड्यूरिंग जुलाई तक दिसंबर 2015-16, टेक्सटाइल में 1.02%। सॉरी थोड़ा ये डिटेल करना चाहूँगा आपके सामने। फूड बेवरेज एंड टोबैको के अंदर 0.10%, यानी 0.10%। कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 6.81%, फार्मास्यूटिकल 6.84%, केमिकल 11.64%, नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स 6.71%, ऑटोमोबाइल देखा ऑटोमोबाइल के अंदर 32.25%, फर्टिलाइज़र 15%, लेदर प्रोडक्ट्स 1.16% एंड रबर प्रोडक्ट्स 9.81%। इसमें तो कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। नहीं, ये तो एक्सपोर्ट वाली कहाँ है? वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो वो है जो हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। पार्ट्स आप इंपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल भी यहाँ लोकल इंडस्ट्री है, लेकिन आप मैक्सिमम इंपोर्ट भी करते हैं। आपने केमिकल की बात की, वो भी इंपोर्ट करते हैं। यहाँ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मुझे बताएं ना कितनी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। उसमें कोई एक्सपोर्ट आपकी नहीं बढ़ी है। जो टारगेट है वो भी अचीव नहीं हुआ है। ये 25 बिलियन या 27 बिलियन या 26 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। आपने अगर इतना बेहतर किया था चीज़ों को, आप इन्वायरमेंट बिजनेस कम्युनिटी को अगर दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन से ऊपर जानी चाहिए थी। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा, लेकिन आपके साथ पिछली दफ़ा बजट में डिस्कस हुआ था, मज़े की चीज़ सुने। आपके साथ पिछली दफ़ा बजट पे प्रोग्राम हुआ था, 2 सेक्टर मैंने आपसे पूछे थे, आपको याद होगा अभी भी। अब उनमें नेगेटिव ग्रोथ आई है। पेपर एंड बोर्ड नेगेटिव जी बिल्कुल 14.03%, वुड प्रोडक्ट्स 40.12%, कमी आई है। आपको याद होगा उस टाइम जब हमने पढ़ा था जी, उसमें तो कुछ और ही शक्ल थी, तो आपने कहा कि ये कौन से सेक्टर। लेकिन देखिए, इनको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और GDP ग्रोथ अगर बेहतर करनी है तो छोटे, मैंने जैसे बताया, स्मॉल स्केल जो मीडियम है उसको इनको फ़रोग देना होगा। और जो हमारे जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इनको मार्केट अब ढूंढनी पड़ेगी, वहाँ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यूरोप में इनका देखें पिछले सालों से जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है उससे आपका वही एक फिगर है 17 बिलियन, 18 बिलियन, 16 बिलियन, 17 बिलियन, उससे ऊपर जा ही नहीं रहे। तो 25 बिलियन का भी आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ था। इसी वजह से इंपोर्ट के ऊपर लोगों ने ज़्यादा तवज्जो दी हुई है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। हार्डवेयर की आपकी इंडस्ट्री 70s में ख़त्म हो गई। हार्डवेयर इंडस्ट्री आपके पास है नहीं। अब वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी फ़रोग दे सकते हैं। पार्ट्स की इंडस्ट्रीज़ जो है वो आपकी यहाँ पे लोकल के लिए जो बना रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा आपको मलेशिया से और चाइना से और वहाँ से लोग बाहर इंपोर्ट करते हैं, वो सस्ता पड़ता है। अच्छा, अब उसके लिए क्या है कि वो उनको पानी और बिजली और गैस का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने हार्डवेयर इंडस्ट्री लगानी है या ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको गैस की भी ज़रूरत होती है, बिजली की भी ज़रूरत होती है। वो आपके पास अभी है नहीं देने के लिए। अभी कल भी वो मैंने सुना था, बता रहे थे कि हमने यूटिलिटी के हवाले से गैस जो है अभी हम इंडस्ट्री को नहीं दे सकते हैं। अभी भी उन्होंने कहा है कि अभी हम नहीं दे सकते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो फिर हम दे सकते हैं, तो पहले देंगे तो वो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे ना। जब आप पहले ही कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते, आ रहे हैं आपके लिए LNG लेकर आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो जब आएगी, जब वो शुरू होगा तो उसके बाद ही देखा जाएगा ना। अभी तो आप ये देखें कि अभी इन्होंने जितनी इंडस्ट्रीज है उसको कितनी वो दे रहे हैं, कुछ 3 रुपए बिजली की बचत आपको दे दी। अच्छा, फ्यूल में आप फ्यूल में देख लें, जब यहाँ पे मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि 60 रुपए $60 पर बैरल जब दुनिया में था तो उस वक्त भी यहाँ पे 50 रुपए पेट्रोल था। अब तो 45 पे आ गया, 40 से भी नीचे चला गया, फिर 39, 38 पे आ गया, 37 पे आ गया। तो अब इतना मार्जिन इन्होंने रखा हुआ है, सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं और 50 दौरे कर लिए, 50 मेगावाट बिजली तो इन्होंने बढ़ाई नहीं है। और वो इनको जो अब इन्होंने शुरू किया है लगाने के लिए 13,000 मेगावाट जी 13,000 मेगावाट आ रही है ना। वो अब इन्होंने आते ही कहा था कि हम शुरू करेंगे और वो 2 साल में हम ये ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो भी अभी ख़त्म नहीं हुई है।
वो कह रहे हैं अब 18 में जाके होगी, अब 18 जब आएगा कहेंगे जी अब 19 में जाके होगी। तो जब आ जाए और सिस्टम में शामिल हो जाए फिर लोगों को ये बेनिफिट्स मिले, और आपकी जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है वो आप क्या समझते हैं अभी वापस रिवाइव हो जाएगी? वो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप रोज़ देखें, रोज़ आपको एक इश्तिहार आ रहा होता है, एक फैक्ट्री बिक रही है, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में देखें प्लॉट बिक रहा है, फैक्ट्री बिक रही है, फैसलाबाद में बिक रही है, गुजरांवाला में बिक रही है, हैदराबाद में बिक रही है। वो रोज़ आपके पास एक आता रहता है एडवर्टीजमेंट का। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने यूनिट बेच रहे हैं जी, यूनिट बेच रहे हैं। लेकिन ये है कि वही फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा इन्वायरमेंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास आए, फिर आपकी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। फ्यूल को आपको कम करना पड़ेगा। अब आपने बहुत कमा लिया, इतना मार्जिन इन्होंने रखा हुआ है 37 रुपीज़ का, इनको तकरीबन बचत है उसमें 30 रुपीज़ की। अब इसको कम करके लोगों को बेनिफिट्स दें फ्यूल के ऊपर। अब आप देखें कि अगर गैस भी देंगे, फ्यूल कम करेंगे, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हर कोई इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कम होंगे। जब फ्यूल कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कम होंगे, जो गुड्स की जो मूवमेंट होती है या कंटेनर्स आते जाते हैं। सस्ता नहीं हुआ क्या? नहीं, तो उसमें अभी देखें ना कितना सस्ता हुआ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। इनलैंड का भी बता दें और एक्सटर्नल फ्रेट का भी। इसमें मैं आपको बताऊं कि कोई 2% भी कम नहीं हुआ है। जो इन्होंने फ्यूल कम किया है उससे आपके अभी किरायों में और जो उसकी मूवमेंट है गुड्स की, कंटेनर जो लोकल आपकी, उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अमेजिंग। फर्क तो जब पड़ेगा ना जब आप डीजल कम करेंगे, फ्यूल की प्राइसेस और कम करेंगे, उनको कम मिलेंगी तो वो किराया भी कम करेंगे। फिर आपको फिर रेलवे का सिस्टम है उसको बेहतर करना चाहिए। आपको क्यों नहीं पता लग रहा? ग्रीन लाइन बना दी, ग्रीन लाइन। एक तो देखिए ग्रीन लाइन में तो ग्रीन लाइन बना दी बस आपके लिए। ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन या रेड लाइन या ऑरेंज लाइन, ये जो भी बनाए वो तो चलें, आवाम के लिए एक फायदा है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को आप क्या दे रहे हैं? जिसने रोजगार देना है 20% रोजगार आपको गवर्नमेंट देती है, 80% रोजगार आपको प्राइवेट सेक्टर देता है। प्राइवेट सेक्टर को जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही करके नहीं देंगे, यूटिलिटी की प्राइसेस रीजनेबल नहीं करेंगे, उनके लिए इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे। अब खैर बहरहाल आर्मी ने लॉ एंड ऑर्डर तो कम से कम बेहतर किया है, उससे थोड़ा सा इन्वायरमेंट बेहतर हुआ है, बिजनेस कुछ बेहतर होना शुरू हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट को जो दूसरी चीज़ें टैक्सेस में, अब वो रात को सो के उठते हैं इसाक डार साहब, सुबह वो नया प्लान करके कोई नया टैक्स लगा देते हैं। अब वही लोग जो वही सर्कल है वही टैक्स पे कर रहा है, नए लोगों को टैक्स में ला नहीं रहे। तो आप कैसे समझते हैं कि उन्हीं को ही सारा प्रेशराइज करते रहेंगे? वही बिजनेस कम्युनिटी जो वही एक्सपोर्ट कर रही है वही सारा कुछ आपको करके हम कह रहे हैं ये बहुत बड़ा बैरियर है टैक्स का निज़ाम हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में, बल्कि ओवरऑल हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट के अंदर। ना कि जितने लोग अपना इनकम उनकी है, चाहे वो एग्रीकल्चर से इनकम कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर की जो इनकम है उस पे तो टैक्स देना चाहिए। अगर उस पे ये टैक्स देना शुरू कर देंगे तो आपका सूबाई मामला है। आपका देखें सूबाई मामला है, कराना तो वफाक ने है ना, कराना वफाक ने, तो वो टैक्सेस जब आएंगे तो मुल्क की बेहतरी के लिए खर्च होंगे। अब उसके लिए अगर गवर्नमेंट खुद लोगों को कन्विंस करती रहे, अब जापान को मैं आपको बताऊं, वो कह रहे हैं हमें, वो बुलाते हैं आके यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। वो कहते हैं कि हमें ये कहते हैं यहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दें। भाई पहले जो बुनियाद है आपका बेसिक है यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उसको ठीक तो करते नहीं है। जब आपकी बेसिक बुनियाद ही सही नहीं होगी तो बिल्डिंग उस पर खड़ी कर देंगे, क्या फ़ायदा? हम तो जब आके इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जब हम आपका ये एनवायरनमेंट ठीक होगा। अब आपका कॉरिडोर बन रहा है यहाँ से, उससे फ़र्क पड़ेगा। आपकी जो करीब के कंट्रीज़ हैं, फ्यूचर मार्केट ही आपकी सेंट्रल एशिया है, आपने इनके साथ ही कोई मेहनत नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं हो रही। उसके लिए ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड, सारी दुनिया से FTA साइन कर लिया, इनसे भी किया हुआ है। FTA साइन करने से देखें, फिर वही मैंने कहा मलेशिया से किया हुआ है आपने, श्रीलंका से किया हुआ है आपने, चाइना से किया हुआ है, इनसे PTA साइन किया हुआ है इंडोनेशिया से, लेकिन उसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं, आपके यहाँ तो कोई नहीं उठा रहा। अभी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इसकी FTA की यहाँ पे, और उसके ऊपर जितनी ड्यूटीज़ कम हो गई हैं जिन आइटम्स के ऊपर, वो उसके ऊपर भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है अभी, और उसका बेनिफिट मलेशियन या दूसरे कंट्रीज़ हैं वो उठा रहे हैं, लेकिन आपके लोग अपना कोई बेनिफिट नहीं उठा रहे। अच्छा, वहाँ से मना तो नहीं कर रहे, कह रहे हैं आप बेनिफिट कर लें। देखिए वहाँ से पाम ऑयल फॉर एग्जांपल कोई चीज़ इंपोर्ट हुई, अब यहाँ उनको कहते हैं जी आप वो सर्टिफिकेट लेके आए। अब वो सर्टिफिकेट के लिए उनको वहाँ पे भेजते हैं, 1 हफ्ता लगता है सर्टिफिकेट आने में। अब जब तक उसका डैमेज पड़ता रहता है पोर्ट के ऊपर,
तो आपके यहाँ बेहतरी कैसे आ सकती है? आप जब ये हर्डल्स जो हैं, ये जो बैरियर्स लगाए हुए वो ख़त्म नहीं करेंगे, आपका टैक्स नेट जो है वो उसको आप बढ़ाएं दूसरों से जो लोग नहीं दे रहे हैं। ये वही सर्कल है, जो जॉब कर रहे हैं वही सैलरी पेशा लोगों का टैक्स आ जाता है आपको, वही बिजनेस कम्युनिटी जो काम कर रही है वही टैक्स दे रही है। उसके अलावा आप उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी लगाए जा रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट भी नहीं दे रहे हैं। अब आपके यहाँ जो पीछे बैंकरप्ट हुई हैं काफ़ी इंडस्ट्रियाँ, वो इसलिए हुई हैं कि उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। अब उनको देख के अब दूसरा इंडस्ट्री वाला कोई लोन नहीं ले रहा, अब ठीक कर दिया, अब कोई ले नहीं रहा। वो उसकी वजह ये अब गवर्नमेंट बोरो कर रही है सारा। गवर्नमेंट ने तो इतने कर्जे बढ़ा दिए हैं वर्ल्ड बैंक से और इधर, तो अब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक करेंगे? ये 2 साल 4 साल 5 साल के बाद फिर दूसरा रोना रो रहे होंगे लोग, कहेंगे जी वो तो उन्होंने इतना वो कर दिया था, उतारे कैसे? तो उसका सारा बोझ जो है हर आम आदमी के ऊपर पड़ता है। ये बात तो है, ये बात आपकी ट्रांसपोर्टेशन में, मैं यूटिलिटी की जो आपने बात की है, जब तक वो प्राइसेस कम नहीं करेंगे, मुझे बताएं जो वेजिटेबल्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं, जो उनकी मूवमेंट है एक शहर से दूसरे शहर में, वो जब फ्यूल कम होगा, प्राइसेस कम होंगी, तो उनके किराए कम होंगे, तो वो चीज़ें सस्ती होंगी, तो आम आदमी को उसका फ़ायदा होगा। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी यही है, जब आप उसको बेनिफिट्स देंगे और आप उनको एनवायरनमेंट देंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, बजाय इसके कि उनके ऊपर और बोझ लाते रहेंगे, तो वो तो नहीं होगा। आपकी ना जीडीपी बेहतर होगी, ना आपका एनवायरनमेंट इसका बिजनेस का बेहतर होगा, ना आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और कंट्री वही तरक्की करते हैं जिसको आप बेनिफिट्स देते हैं और आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, फिर वही मुल्क तरक्की करते हैं ना। आपके यहाँ जो पीछे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब रहा, उसकी वजह से दूसरे कंट्रीज़ ने क्या किया, बेनिफिट्स दिए अपने मैन्युफैक्चरर्स को, उन्होंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आपके इंपोर्ट बढ़ गई। आपने अपने ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया, ना लॉ एंड ऑर्डर सही किया पिछले सालों में, तो उसकी वजह से आपकी जो है वो एक्सपोर्ट भी नीचे चली गई। तो इस तरह तो ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, ना आपका जीडीपी सही हो सकता है। आपका जो एजुकेशन है उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके टेक्निकली जो स्टूडेंट्स हैं टेक्निकल फील्ड से निकल के आएँ, आपको इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। और इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा तरक्की करेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो छोटा मोटे क्राइम्स हैं, लोग इस तरह के भी लोग हैं जो उस तरफ आ जाते हैं, वो उनको जब रोज़गार मिलेगा तो वो इस तरफ सोचेंगे ही नहीं। बहुत अहम बात कर रहे हैं आप, बहुत अहम। और वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट तो 20% रोजगार दे सकती है ना, 100% को तो नहीं दे सकती। आप जब उनको एनवायरनमेंट देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, आप ये सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, तो फिर ये सारा बेहतर होगा। इस फील्ड के एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर महातीर मोहम्मद, उनको पाकिस्तान बुलाया जाए, एक दफ़ा उनसे असेसमेंट करवाई जाए कि उनके नज़दीक क्या सलूशन है। मेरा जहन ये कहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, जो एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मैं कहूँगा कि एक शख्स है जिसने ट्रांसफॉर्मेशन की। हम उनके सियासी ख्यालात या सोच की नुमाइंदगी नहीं करते, बात यह है कि एक उसने अच्छा काम किया और अपने मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक सेक्टर को जो है प्रमोट किया। आपको पता होगा पाम ऑयल को उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, टूरिज्म भी प्रमोट, टूरिज्म को प्रमोट किया, टूरिज्म को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इंडिजिनस पेट्रोलियम रिसोर्सेज थी, हमारे लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन वो जो जंगल है सारा वहाँ पे पेट्रोल मिलता है जी, तो वो सारा उन्होंने एक्सप्लॉइट करके कर लिया। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी। हम देखा होगा नया एयरपोर्ट, नया शहर, नया हर चीज आगे आ रहे हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहे हैं। उन्होंने ये सारा करने के बाद जो पाम ऑयल से जितनी चीजें बन सकती थी फूड सेक्टर में, उन्होंने उसको प्रमोट किया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल में किया, हर्बल में किया, अब वो ऑटो पार्ट्स में आ रहे हैं। अब ऑटो पार्ट्स में उन्होंने काफ़ी ये शुरू कर दिया है पाकिस्तान में, अब वो ऑटो पार्ट्स भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हाईटेक इंडस्ट्री में बड़ा काम अब वो टेक्सटाइल में आ रहे हैं। अब उन्होंने अभी फैशन शोज और वो बेशक इंपोर्ट करके फैब्रिक्स वो सारा बना रहे हैं, मगर अब उसमें आ गए, उन्होंने वैल्यू एडेड फैशन की तरफ चले गए। ये अब उन्होंने हर्बल की तरफ आ गए, अब वो दूसरी फील्डों में आ गए। टूरिज्म उनका जो है वो तकरीबन कोई 27 मिलियन टूरिस्ट आता है साल का उनका, और उनका जो वहाँ पे पॉपुलेशन है वो भी नियर अबाउट 29 मिलियन पॉपुलेशन है। उतना ही टर्नओवर के साथ मैनेज कर रहे हैं। टर्नओवर है, तो सेकंड रेवेन्यू जनरेट करने का उनका ये है। इसी तरीके से आप अगर दूसरे कंट्रीज में देखें, उससे ज़्यादा पाकिस्तान में पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ टेरेन एक जैसी है, हमारी टेरेन तो फर्क है। हमारे यहाँ एक्चुअली डिफरेंट वो है ना, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और फिर जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनको वो काबिलियत, वो उनको नॉलेज नहीं होती है, वो उनको फिर जिस तरफ ब्यूरोक्रेट्स घुमाते रहते हैं वो उधर घूमते रहते हैं।
अगर उनको मिनिस्टर को चाहिए कि अगर वो उसको खुद नॉलेज नहीं है तो उसके साथ एक ऐसा एडवाइज़र लगाएं जो उसको सपोर्ट करे, उसको टेक्निकली चीज़ें बताए सारी, ताकि वो इंडस्ट्री तरक्की करे, वो सेक्टर तरक्की करे। जब इंडिजिनस ऑटोमोबाइल्स बनाने का वक्त आया तो आज आप जाएं तो मलेशिया में हर गाड़ी आपको मिल जाएगी जी। लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने मुकामी तौर पर अपनी गाड़ी जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसको प्रमोट किया। मेरे ख्याल ये भी ब्रेन चाइल्ड या उन्हीं की सोच और फिक्र थी महातिर मोहम्मद की कि उन्होंने उसको बूस्ट किया। फिर ये पेट्रोनास टावर जो हैं, दरअसल ये है तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोनास, स्टेट मतलब जैसे स्टेट के सपोर्ट से हमारे यहाँ भी है, आपको पता है पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर ऑयल मार्केटिंग वगैरह, उन्होंने एक ब्रांड अपना क्रिएट कर दिया। उसके रेवेन्यू से वो दुनिया को दिखाने के लिए वो चीज़ बनाई है ना, जो हर चीज़ के ऊपर उन्होंने नक्श कर दी, हर चीज़ के ऊपर उसकी तस्वीर जो है वो चस्पा कर दी है। एक फ्रैंक बात है ना, तो हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? हमारे पास भी तो ये जाइंट बैठा हुआ है। देखिए उसकी वजह यह है कि उन्होंने वहाँ पे 20 साल मुल्क को तरक्की दी, लोगों के लिए ये सारा इन्वायरमेंट बनाया जैसे आप बता रहे हैं। जी जी। यहाँ पे कोई ऐसा लीडर आया नहीं जो ये सारा इन्वायरमेंट बिजनेस कम्युनिटी को, लोगों को देता, मुल्क तरक्की करता। अब एक प्रोजेक्ट कोई बना के जाता है, दूसरा आता है उसको रोक देता है, तीसरा आता है उसको रोक देता है। अब अगर वो इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स बनते रहें, सारे MNAs जो अपने अपने इलाके से इलेक्ट होके आते हैं, अगर वो अपने अपने इलाकों में काम करते रहें और तो मुल्क तरक्की करेगा। और इंडस्ट्री के लिए इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने की कोशिश अच्छा, उनके पास मार्केट भी, मैं वैसे आपसे इसलिए बात करता हूँ इस मिसाल के ऊपर क्योंकि आपने ज़्यादा वहाँ विज़िट किया हुआ है और बहुत गहराई से चीज़ों को देखा हुआ है। बात यह कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक, आप ऐसे समझ लें कि अपने यहाँ एक चाबी का किरदार देती है। उस चाबी ने, स्टार्टअप की ने जो है उनकी पूरे जो स्टेट को चला दिया आगे। उनका आप देखें 6 लेन सड़कें जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और कभी कभार अमेरिका के लोग भी आकर वहाँ पर दंग रह जाते हैं कि भाई इतनी लेन्स वाली सड़कें इन्होंने वहाँ बना दी। अभी भी एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। वो कुआलालंपुर से बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, मोनो ट्रेन जो उनकी मोनो रेल चलती है। तो हम क्यों नहीं उसको रेप्लिकेट कर सकते? हम रेप्लिकेट करें, हमारी LSM बढ़ जाएगी। आप उसका करें, एनर्जी को रेप्लिकेट करें। लोड शेडिंग देखिए आपने वहाँ पर, वो भी मुस्लिम कंट्री है, होती नहीं है वहाँ। तो फिर आप क्यों अपने मुल्क के अंदर वहाँ देखें ना, अभी वो फ्यूचर के लिए अब वो तकरीबन कोई 17,000 के करीब मेगावाट बिजली जो है वो बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में जो हमारी इंडस्ट्री लगे या जो हमारे यहाँ जोन्स बनेंगे उसके अंदर बिजली की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक्सपेंड कर रहे हैं उसको, अभी से कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद करना शुरू करते हैं। हम पहले प्लॉट बेच देते हैं ना, या हमारे यहाँ की रिवायत है पहले प्लॉट बेच दिया। उसके लिए ये है कि इनको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ में ये होगा कि इनको छोटी छोटी जो ज़रूरियात हैं जो इस वक्त बेहतर कर सकते हैं इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए, वो इनको अभी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये सोचें कि 5 साल बाद 6 साल बाद ये सारे प्रोजेक्ट हमारे फाइनलाइज होना शुरू हो जाएंगे, इससे सिस्टम में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस तरह बेहतरी होती है। अब उन्होंने अच्छा काम किया अपने कंट्री के लिए तो लोगों ने उनको 20 साल बिठाया भी, 22 साल के बाद उन्होंने खुद जान छुड़ाई। हमारे यहाँ तो लोग 1 साल में जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। अच्छा, वैसे जनरली एक बात आपसे पूछता हूँ, बात यह कि आपने कभी भी इस चीज़ से मेरी एग्री नहीं किया जो मैं कहता हूँ एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल एरिया। आप हमेशा कहते हैं एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल एरिया बाद में आएगा, पहले जो हैं उनको देखें। यही आपने कहा। मैं हमेशा यही इसलिए आप कहते हैं जो एग्जिस्टिंग है उनको पहले देख लें। जी, मैं इसलिए कहता हूँ इंडस्ट्रियल जोन्स आप जितने बना दें, लेकिन मैं उस वक्त ये कहता था कि वो गुजर के तो लोगों ने उस इंडस्ट्रियल एरिया तक शहर से जाना है ना। बिल्कुल ठीक है, वो उसके लिए मैंने कहा था लॉ एंड ऑर्डर आपका बेहतर होना चाहिए। जी। दूसरा मैंने कहा था आप नए जोन्स बनाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आपके इंडस्ट्रियल जोन्स हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज हैं आप उनको तो बेहतर करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर करें। 20 साल के बाद तो इन्होंने ये ब्रिज को रिपेयर किया इंडस्ट्रियल एरिया का, जो खुद आपका इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाते हैं। लेकिन उस नेचुरल प्रॉब्लम को भी तो समझें ना। मसला ये है कि हमारे यहाँ सिटीज़ इतनी जल्दी एक्सपैंड होती हैं कि पलक झपकते ही ऐसे महसूस होता है जैसे शहर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दाखिल हो जाता है। ये सब वो जगह आपको याद होगी, कोरंगी का क्योंकि आपसे बड़ा मजबूत नाता है। एक वक्त में तो इसके दरमियान दरिया था, पहुँच नहीं सकते थे हम इस तरह से इतनी आसानी से। पुल है, अब कॉस्वे वगैरह, इससे एक्सेस ईजी हो गया है। जी। और अब तो खैर आपको पता है रिहायशी इलाका बिल्कुल बराबर में। जी। अब एक ज़माने में लोग तसव्वुर नहीं करते थे इतना आसान होगा। लांठी के माने थे शहर से थोड़ी आउटस्कर्ट्स जैसे आप कह लें, आबादी थी, आउटस्कर्ट्स कह लिया आपने। साइट एरिया के मुतालिक भी यही था क्योंकि इनिशिएट तो उस तरह से हुआ। अब तो साइट बीच में आ गया, इर्द गिर्द उसके मुल्का इलाकों में जो है वो आबादी आ गई। एक मैं वैसे बात कर रहा हूँ।
तो इंडस्ट्रियल एरियाज का पुश आउट तो करना पड़ेगा, या आप बिलीव करते हैं कि उनको किस तरह से फिर मैनेज किस तरह से करेंगे? तब मैं बोलता हूँ इंडस्ट्रियल। मैं आपको बताऊं कि जो अभी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें, उनकी जो रोड्स हैं वो बेहतर कर दें, क्योंकि बाहर के लोग जो आते हैं फॉरेनर जो यहाँ पे ऑर्डर देते हैं तो वो फैक्ट्री विजिट करते हैं, वो फैक्ट्रियों में जब आते हैं तो आपका रास्ता ही नहीं होता फैक्ट्री तक जाने के लिए सही। मैं कह रहा हूँ ना, आप चाइना के अंदर आप जाएं सुकून से, वो आपको कहता है मैं फैक्ट्री लेके जा रहा हूँ, तो कोई आधा घंटा तो आपको फैक्ट्री जाने में पता लगता है। नए अगर इंडस्ट्रियल एरियाज आप बनाते हैं तो वहाँ तक के रोड्स बेहतर होने चाहिए, उसके अंदर बैंक भी होना चाहिए, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी होनी चाहिए, उनके अंदर रोड्स भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बेहतर होना चाहिए, उनके वाटर एंड सीवरेज सिस्टम भी बेहतर होना चाहिए। अभी इन्होंने यहाँ पे मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ पे एक शुरू किया है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ पाक अरब रिफाइनरी के बराबर में, वो इंडस्ट्रियल एरिया प्रॉपर वे में उन्होंने बनाना शुरू किया। उसके अंदर उन्होंने ये किया है कि एरियाज कोई सेक्टर है अलग, क्या नाम उन्होंने सेक्टर अलग फिक्स कर दिए हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल का एक पोर्शन कर दिया है, टेक्सटाइल का एक कर दिया है, केमिकल सही है, मेरा जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन उधर बनना शुरू हो गई है, उसमें बैंक भी बनेगा, उसके अंदर बाउंड्री वॉल भी हो गई है, और वो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल एरिया अभी मौजूद हैं उनका तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, रोड्स बेहतर करें, उनको यूटिलिटी के हवाले से अगर उनके लिए बेहतरी हो जाए और उनके गैस मिलना शुरू हो जाए, तो आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें इससे भी बेहतरी आ सकती है। नए इंडस्ट्रियल जोन देखें पंजाब में बने, यहाँ कराची से भी बहुत लोग मूव हुए हैं, उन्होंने फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लगाई हैं। अभी एक कल मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने भी यहाँ फैक्ट्री थी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, अब उन्होंने कहा मैं लाहौर शिफ्ट हो गया और वहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो वहाँ पे सुंदर स्टेट्स और जो दूसरे हैं उसके अंदर उन्होंने अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, जोन है ना सर, नया जोन है, और वहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और इसी तरह से जो मैं चाह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग एरियाज हैं उसमें इनको आबादी चूँकि करीब है तो लेबर इजीली मिल जाती है और हर कोई इजीली पहुँच जाता है वहाँ पे फैक्ट्रियों में। ये बात तो है, ये बात तो है जी, कराची का ये एडवांटेज है जी, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस इतने कपल हो चुके हैं कि अब जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग पंजाब शिफ्ट हो रहे हैं जी, उसको भी तो कंट्रोल करने की जरूरत है। आपके यहाँ देखें, आप कॉरिडोर जब कराची का गया वैसे लाहौर में रह नहीं पाता ज्यादा, वैसे बता नहीं, उसकी लाहौर वाला भी कराची आके कोई ज्यादा देर रहता नहीं है, इंडस्ट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ, नहीं यहाँ मजा नहीं आता। इन्वायरमेंट के हवाले से बात करता हूँ ना, इन्वायरमेंट के हवाले लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बेहतर है, उनको प्रॉब्लम नहीं है चीज़ों की और हर चीज़ सिस्टम से चला रहे हैं, तो वो ये तो लोकल आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसका काम है। तो यानी मतलब ये है कि एक आप चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जी, जिसमें एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ को भरपूर अंदाज में रिबिल्ड किया जाए जी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि अब पाकिस्तान का तरक्याती बजट जो है वो अब थोड़ा और कम होता आइंदा आने वाले दिनों में दिखाई देगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन पता नहीं आप उस बारे में क्या राय रखें, देखें क्या सराही की जा सकती है, तो उसमें तो फिर और मुझे पता नहीं, पहले तामीर पाकिस्तान तामीर कराची के काफ़ी पैसे आए नहीं थे। तो इनको अपनी भी तो अयाशियाँ और अपने जो हैं उनको भी तो खर्चों को कम करना चौंचले कहने वाले थे आप, कहने वाले थे चौंचले, कह दें तो अपने भी तो खर्चे इनको कम करने चाहिए ना, इनके जो खर्चे काम होते नहीं है तो ये दूसरी तरफ कट करना शुरू कर देते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए फंड है। देखिए बैरूनी ममालिक के दौरे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि वहाँ से सरमायाकारी आपके मुल्क में लाई जा सके, कारोबारी लोगों को आपकी तरफ जो है वो पुरकशिश किस्म की मराद देकर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये फंड भी एलोकेट कर देते हैं कि ये फंड जो है जी ये आपके इंडस्ट्रियल एरिया की इम्प्रूवमेंट के लिए है, वो रोके रखेंगे, जब साल का एंड आने लगेगा तो उसको कहीं और खर्च कर देंगे या लैब्स कर देंगे हाँ। और वो पड़ा रहेगा और उसको इस्तेमाल करें ना। आप यहाँ पे अभी KPK में देखें, वो अपना उसको बेहतर कर रहे हैं, सिस्टम को, अपना इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर कर रहे हैं। आपके ख्याल से बेहतर हो रहा है वहाँ पर सुनने में? इलेक्ट्रिक के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और पुलिस का सिस्टम जो है वो तो बेहतर हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता और भी बेहतर। इसी तरीके से पंजाब में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट वो की है कि आप कोयटा में देखें, बलोचिस्तान में, ये तो अच्छी बात है, पूरा पाकिस्तान जो है उसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो। जी वो हो, जितनी इंडस्ट्री लगेगी लोग बिजनेस करेंगे, बिजी रहेंगे, लोगों के पास फिर टाइम ही नहीं होगा दूसरी चीज़ों के लिए। आपकी मुल्क भी तरक्की करेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना है, आपको पता है ना कि पाकिस्तान के अंदर अब चर्चा है CPEC का। अब मसला ये है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन कोई नहीं बनाया आपने अभी तक। गवादर की बातें बहुत होती हैं, ये कर देंगे तो वो कर देंगे तो फलां कर देंगे तो वो शारक बन, हर चीज़ पाकिस्तान की शारक बन जाती है। पता नहीं कितनी पाकिस्तान की शारकें बन गई हैं, लेकिन ये भूल गए कि शारक जाके दिमाग से जुड़ती है, तो उसके बारे में बात नहीं करते कि वो कहाँ है। शारक हर जगह बनी हुई है, तो वो भी चूँकि अब पाकिस्तान की शारक बन चुकी है, तो मुझे ये बताइएगा
कि इस शहर का इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है, किस जगह आपने देखा है, सुना है? नहीं, सुना नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जहाँ से ये कॉरिडोर मूव करेगा, जो जो प्रोविंस से गुजरेगा, तो वहाँ पर उन्होंने मुख्तस कर रहे हैं। सर आज की तारीख में बना लेना। हाँ, आप दुबई ने भी बनाया है ना। देखिए अभी से बना लेना। दुबई में है क्या, दुबई में डेजर्ट सारा है, उसी में सारा कुछ कर रहे हैं। अब उन्होंने ये किया कि कमर्शियल ऑफिसेज भी बना के दे रहे हैं, आपके पास फ़ोन भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सब है। वो कहते हैं आए बैठें और आप सिर्फ बिजनेस शुरू कर दें। इसी तरीके से इनको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा बिजनेस बनाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इंडस्ट्रियल जोन कह लें या ट्रेडिंग जोन कह लें, अभी कौन से फैक्ट्रियों के अंदर अब गोदाम ही बन गए ना, आपको तो पता ही है। मैं आपको बताऊं कि अगर ये वहाँ पे बना दें, जोन्स बना दें, बेशक 500 एकड़ के बना दें, 400 एकड़ के बना दें, आप देखें कितनी जल्दी तरक्की करेंगे वो। जैसे तो कॉरिडोर आपका कंप्लीट होगा, उसको कनेक्ट करें। अगर वो कॉरिडोर किसी प्रोविंस के सिटी से दूर है तो उधर से रोड्स बना के उसको कनेक्ट कर दें। ये कोस्टल हाईवे जो बनाई है, इसके इर्द गिर्द ही कुछ बना दें, कम से कम मतलब यहाँ के बिजनेसमैन भी वहाँ जाएंगे। देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है और फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि ये बना के दे, लोग खरीद लेंगे। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या करते हैं कि वो माफिया उसमें घुस जाता है, वो खरीद लेते हैं और उनको फिर ज़्यादा दाम पे बेचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर जिसने इंडस्ट्री लगानी हो उसको दें और उसको कहें भाई इतने अरसे के अंदर आपने इंडस्ट्री यहाँ लगानी है, अगर नहीं लिया तो आपको कैंसिल कर देंगे। मुझे एक आपसे बड़ा मासूमाना सा सवाल करना है। मसला ये है कि क्या आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस वक्त अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं या नहीं? देखिए कैच 22 सवाल है, ये $1 मिलियन सवाल है। लेकिन इस पे मैं आपको बताऊं कि जितनी उनको करना चाहिए उतनी नहीं हो रही है। उसमें उसकी वजह है, उसकी वजह बॉल पार्क एफिशिएंसी क्या है? आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, 50%, 60%, 70%, 6 यूनिट वगैरह सबको मिला के बता दें, आपका जहन क्या कहता है? क्योंकि आपका तज्जिया भी तो अहमियत रखता है। आपका क्या ख्याल है, या कोई ऐसे ही बता दें ताकि अंदाजा हो? इसमें तकरीबन 60 to 70% जो है एफिशिएंसी पे ऑपरेट किया जा रहा है। एफिशिएंसी पे वो जो खुले हुए हैं, वो जो खुले हुए हैं, सिक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बंद है। वो जो सिक इंडस्ट्री तो बंद है ना, वो तो आप कुछ, और वो भी काफी जी है। उसमें जो ज्यादातर बंद हुई हैं उसमें बैंकों का बड़ा अहम किरदार है। जो उनका इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने उनको लोन्स दिए थे वो बहुत ज्यादा था। देखें दूसरे कंट्रीज में जहाँ जहाँ 5%, 6% बिजनेस कम्युनिटी को जो लोन मिलता है 5%, 6% पे होता है। अभी जाऊं कितने में मिलेगा? वो भी कह रहे हैं ये 5%, 6% ज्यादा है। वहाँ के लोग कहते हैं अभी आज की तारीख में हमारे यहाँ कितने पे लोन दिए थे गुज़श्ता सालों में? इन्होंने वो 14% से लेके 18-19% पे था। 5% आपका प्रॉफिट नहीं था। आप 19% कहाँ से देंगे उनको, बैंक को कमा के? तो इंडस्ट्री ने तो सीख होना ही है। आपको इन्फ्लेशन का एडवांटेज दे रहे हैं ना, हम माशरे में महंगाई ला रहे हैं ताकि आपको फायदा हो। आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा। आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कम्युनिटी के लिए तो रूल्स हैं, सारे लागू हैं। वैसे आपके बोट में भी डॉलर जा रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई वो नहीं है कि उनके ऊपर कोई इनको एहतसाब होना चाहिए या उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए। सारी चीज़ें बिजनेस कम्युनिटी के लिए हैं जी। सेल टैक्स भी आपने ऐसे देना है, इनकम टैक्स भी आपने ऐसे देना है। इस सवाल का जवाब मेरे और पास आपने नहीं है, मैं लाजवाब ड्यूटी भी पे करनी है आपने, ये सारी चीजें। और इस मामले में लाजवाब हूं मैं, आपको कैसे क्या कह सकता हूं? इस मामले में लाजवाब हूं, इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जो आपकी करेंसी तो डीवैल्यू होगी ना, जब आपके यहाँ डॉलर ही गायब हो जाएंगे और उसका कोई आपको बैंकों में वो मिलेगा ही नहीं हिसाब, तो कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हैं? नहीं, ये तो एक फैक्ट बात है कि जाहिर बात है अगर डॉलर, और अगर बिजनेसमैन एक आपका कंटेनर भी भेजता है, उसको कागजों में सारा शो करता है, अगर उसकी पेमेंट 6 महीने नहीं आती है तो बैंक उसको फ़ोन करता है, टैक्स वाले फ़ोन करते हैं, FBI वाले फ़ोन करते हैं कि जी वो कंटेनर आपने भेजा था, पेमेंट नहीं आई। और यहाँ पे करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर निकल जाते हैं तो वो पता ही नहीं चलता उनको कैसे गए, कहाँ गए। तो उस पर तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए ना। और अगर ये आपकी फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगा, आपके यहाँ रिजर्व ज़्यादा होंगे, तो आपकी करेंसी वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बड़ी आम बात है, बहुत आम बात है, बड़ी ज़रूरी बात है। और जो बात आपने की है कि अगर और आपके यहाँ जो भी रिजर्व्स हैं वो वही है जो फॉरेन एक्सचेंज वही बिजनेस कम्युनिटी कमा के दे रही है, या बाहर से जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे भेजते हैं, वो आपके पास सारे फंड्स आते हैं ना। वैसे मुझे बताया ना कौन सी इन्वेस्टमेंट बड़ी, मुझे 5 साल, 6 साल, 8 साल में बता दें, 10 साल में बता दें। नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मेरा तो अपना सवाल ही यही होता है। बल्कि आज भी मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, नया असासा आप बता दें। कोई मुझे बता दे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ लगी हो, कोई मुझे बता दे कि फॉरेन सुना ही नहीं की कोई कंपनी। जाते हुए मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सारी गई हैं
और आपकी गई है नजरों ना। के सामने गई हैं। जी। क्या हीले बहाने चल सकते हैं इस अच्छा, मामले में, आप मुझे उसमें- इतना बता दें। उसमें भी देखें, मैं आपको बताऊं, श्रीलंका आप देख ले कहाँ से कहाँ जा रहा है। उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन बनाए हुए, यहाँ से पकड़ पकड़ के लोगों को लेके जाते हैं, आके देखें जी यहाँ पे ये जोन्स हैं, आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं, ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहाँ भी लोग लगा रहे हैं फैक्ट्री लगा रहे हैं। मलेशिया में लोगों ने ऑफिसेज ले लिए हैं, वो वहाँ से री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, फायदा है ना, इमेज का। उनका एक और प्रोविंस है जहाँ उन्होंने बेनिफिट दिया है बिजनेस कम्युनिटी को कि आप यहाँ पे सिर्फ टैक्स पे करें साल का, आप सारे बेनिफिट्स एज अ मलेशियन जो बेनिफिट बिजनेसमैन लेता है वो आप ले सकते हैं। टैक्स आप वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे आप साल का टैक्स पे करते रहें, तो आप वहाँ पे होनी एक्सपोर्ट चाहिए आपकी, जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पोर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स आप सारे एज अ मलेशियन जो बिजनेस कम्युनिटी को मिलते हैं वो आप ले सकते हैं। तो आप इस तरह के बेनिफिट, अच्छा इस तरह के बेनिफिट जब देना शुरू करते हैं तो उसमें वो वाला माफिया घुस जाता है जिसमें उसको फ़ायदा होता है, एक्चुअल जो लोग हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं। आपकी इंडस्ट्री आगे बढ़ने के लिए उसकी जो मेन वजह है वो यही है, और उसमें तरक्की भी इसीलिए नहीं हो रही है। अच्छा, अब आप देखें एक और इंडस्ट्री है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, नाले, उन्होंने बांग्लादेश में 5 एकड़ पे एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे बिलियन रुपीस लगाए, अब वहाँ जो हालात ख़राब हुए हैं उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई, अभी चली भी मेरा ख्याल है कोई साल वो भी नहीं हुआ था चली है, और उसको तकरीबन 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए लोग जाते हैं बेचारे, अब ढूंढते तो है ना, बिजनेसमैन ने काम तो करना है ना जहाँ भी रहना है, लेकिन अगर आपके यहाँ वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा या आप बिजनेस कम्युनिटी को वो बेनिफिट्स नहीं देंगे जो दूसरे कंट्रीज अपने लोगों को दे रहे हैं, तो वो आपके यहाँ हर जगह वही आपके फिर वही बात होगी, वो जीडीपी पे आप आ जाएंगे, फिर आपकी एक्सपोर्ट आएगी, भी टारगेट रख दिया नहीं होगा आपका 1 ट्रिलियन से ऊपर। देखें ना टैक्सेस अगर कोशिश की तो बढ़े ना, लोगों ने दिया ना, वरना पहले आपका कितना था, ये अब्दुल्ला यूसुफ के दौर में 1 ट्रिलियन को टच किया, मुशर्रफ साहब के दौर में, उसके बाद देखें ना वो कहाँ गया, वो पैसा कहाँ खर्च किया, मुल्क के ऊपर कहाँ खर्च हुआ है, मुझे बताएं। पूरे सिंध के अंदर मुझे बता दें कोई एक आप बड़ी इंडस्ट्री या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया हो इन्होंने 7 साल की हुकूमत में। इनका प्राइम मिनिस्टर भी अपना था, इनका चीफ मिनिस्टर भी अपना था, इनका प्रेसिडेंट भी अपना था। कोई एक मुझे बता दें कराची से सक्कर तक का रोड नहीं बनाया इन्होंने कि चलो बिजनेस कम्युनिटी अपनी मूवमेंट तो कर ले, यहाँ से ट्रक और ये सारी जो मूवमेंट है कंटेनर्स की ईजी हो जाए। नूरियाबाद आपका अगर वहाँ पे 70-80 इंडस्ट्री है, वो इस वक्त 200 से ऊपर चली जानी चाहिए थी, तो इसका मतलब लोगों में खौफ था ना, वहाँ इंडस्ट्री लगाई नहीं, जो किडनैपिंग और ये दूसरी चीज़ें हो रही थी इस वजह से लोगों ने वहाँ लगाया नहीं। तो डू यू फील के फ्यूचर के अंदर क्या ग्रोथ, क्योंकि हम लोग 2016 पूरे फिस्कल ईयर की बात करेंगे, तो आपको लगता है आगे कोई गुंजाइश बन सकती है आगे आने वाले दिनों में? मुझे अब लगता है कि इंशाल्लाह अगर यही पॉलिसीज़ अब जैसे बन रही हैं, जिस पे काम हो रहा है, अगर ये इसी तरह बेहतर चलता रहा तो 3-4 साल के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतरी नज़र आएगी चीज़ों में। जो फैक्टर का एडवांटेज हम लेना चाह रहे हैं वो और बिजनेस भी बढ़ेगा उसमें, हाँ, लेकिन जिस फैक्टर का हम एडवांटेज लेना चाह रहे हैं उसकी वजह से कंपेरेटिवनेस भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल लोअर एनर्जी रेट्स हैं, उनकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो जो माल डिमांड कर रहा है वो भी ज़ाहिरी बात है वो मांगेगा कि मुझे भी फ़ायदा मिले। तो आपके ख़्याल से क्या हम भरपूर अंदाज में वो चीज़ कर पाएंगे जो हम चाह रहे हैं? नहीं, उसकी एक वजह है, इन्होंने जो यूटिलिटी के चार्जेस आप देखें ना, जब भी है इन्होंने यूनिट की वो बना दी है, ब्लॉक्स बना दिए हैं कि इससे ऊपर जाएगा तो ये चार्ज करेंगे, वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो आपको बारे में नहीं आती कॉस्ट। आपको जब कॉस्ट बारे में नहीं आती है तो आपने दूसरे को कम कैसे दे सकते हैं, अपना नुकसान तो नहीं कर सकते। और वो फिर क्या करता है, बांग्लादेश, इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ की तरफ देखता है कि वहाँ से मुझे कैसे मिल रहा है। हालांकि आप कॉटन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, कॉटन भी आप प्रोड्यूस करते हैं, शुगर कैन भी आप प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका एडवांटेज नहीं हो रहा ना, लेकिन आपको वो है एडवांटेज नहीं है ना। आप अगर उसी की प्रोडक्शन को बढ़ा दें, ज़मीनें ऐसी पड़ी हुई है लोगों को दे दें ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ाएं, आपकी कॉटन बढ़े, फिर उसके यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ नहीं है। और वो कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो जब देखेंगे अब अपने लिए नहीं बचा तो फिर वही खुद इंपोर्ट कर रहे होंगे डबल पैसों पे। इल प्लानिंग, तो आपके खराब प्लानिंग, आपके यहाँ प्लानिंग हो और आपको पता हो कि आपके यहाँ खपत कितनी है और आपको ज़रूरत कितनी है, वो रख के फिर बाकी आप कहें जी अब आप एक्सपोर्ट करें। तो हमारे यहाँ आप सोचते हैं कि ये सब
इनएक्शन नहीं? मैं समझता हूँ कि उसमें ये खुद भी कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो कहते हैं कि चलो अभी जाने दो, फिर वही चीज़ वहाँ स्टॉक करके रख लेते हैं, फिर दूसरी कंपनी के नाम से करके यहाँ वापस मंगा लेते हैं और ख़ुद डबल पैसे कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आवाम को वही चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के लिए वही, अगर ये अब इंशाल्लाह जैसे ये कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब कि अब हमारे यहाँ बेहतरी आ जाएगी, जो सिस्टम अभी सिस्टम में शामिल होगी, जो बन रहे हैं प्रोजेक्ट्स, इंशाल्लाह अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो मुझे लगता है 2 साल के बाद बेहतरी इंशाल्लाह आ जाएगी, इंडस्ट्री भी लगेगी, कॉरिडोर भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो उसमें भी बेहतरी आएगी। लेकिन फिर वही है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ये फोकस करें, उसी में से आगे लेकर चलें। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि चाइना ने सब ने तरक्की इसी से की है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि हमारी गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन क्या करूं, वक्त हमेशा की तरह हमारी गुफ्तगू के दरमियान आ जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। नाजरीन, हमने गुफ्तगू की, मेरे ख्याल काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू थी। इसके ऊपर आप अपनी आरा से हमें आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।